दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, बीपीएससी टीआरई 4 है, बिहार पुलिस है, एनटीपीसी है, एसएससी जीडी है और सक्षमता परीक्षा जो 3 होने वाली है उसमें भी अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य केरल राज्य से संबंधित है? पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथकली, तीसरा है सत्रिया, चौथा है कथक। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। याद रखिएगा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। ठीक है, ये कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कथकली की बात करेगा तो कथकली कहाँ का है? ये केरल का है। कहाँ का है? अगर कथकली और मोहिनीअट्टम की बात करेगा तो केरल का है। अगर बात करें सत्रिया की, सत्रिया कहाँ का है? याद रखिएगा असम का है। कहाँ का है? असम। असम का है सत्रिया। कथक की बात करें तो उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश का है कथक। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है कथक। तो दोस्तों आपको चारों ऑप्शन का जवाब मिल गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरला से संबंधित है, सत्रिया असम से संबंधित है और कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसलिए जो केरल राज्य से संबंधित है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे केरल राज्य से संबंधित है। इसका क्या हो जाएगा? जो है कथकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथकली। इसमें कहा है निम्नलिखित में कौन केरल राज्य से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है केरल से है, दूसरा है असम से है, तीसरा है तमिलनाडु से है, चौथा है उत्तर प्रदेश से। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक। अगर तमिलनाडु की बात करेगा तो मोहिनीअट्टम केरला का है। असम का क्या है? सत्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्रिया। केरल के कौन कौन से नृत्य हैं? अभी हमने बात किया है, कथकली है और मोहिनीअट्टम है। 2 डांस हैं जो कथक केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? केरल राज्य से जो है इसका सही हो जाएगा। अगर पोंगल की बात करेगा, पोंगल एक त्यौहार होता है, वो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, इसलिए तमिलनाडु से क्या हो जाएगा? पोंगल सही हो जाएगा। तो मोहिनीअट्टम डांस कहाँ का है? एक केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? पहला है रॉबर्ट हुक ने, दूसरा है फंक ने, तीसरा है डार्विन ने, चौथा ऑस्टिन ने। तो आपको दोस्तों पता होगा कि विटामिन की खोज किसने की है। तो आप जानिएगा विटामिन की खोज फंक ने की है। किसने की है? फंक ने। ठीक है, अगर पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं तो याद रखिएगा WBC से याद रखिएगा। WBC। W माने होता वाटर। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? B और C, ये जल में घुलनशील हैं। ठीक है, अगर यहीं पे कहा जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, शेष जो बचे वो वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ADEK, या इसे याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा, KEDA। कीड़ा जो है वो जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि WBC मतलब B और C विटामिन जो है वो किस जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है तो याद रखिए सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है।
कौन सा विटामिन ब्यूटी विटामिन कहलाता है, जो आपकी त्वचा से संबंधित होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ई। ठीक है। अगर पूछा जाए खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में। विटामिन ई किस में पाया जाता है? आपकी त्वचा में, सौंदर्यता में जो है विटामिन ई पाया जाता है। अगर कहा जाए खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बहुत ही व्याख्या सुनिएगा जरूर एक बार, और ना हो कॉपी पे नोट करते रहिएगा, कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में टकरा जाएंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल छोटा हुआ तो क्या हुआ, एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। पहला है रेटिनॉल, दूसरा है थायमीन, तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा है टोकोफेरॉल। ट्रिक याद रखिएगा, रथ एक टॉफी है। ट्रिक है रथ एक टॉफी है। रा माने हो तो रेटिनॉल, रेटिनॉल का मतलब होता है विटामिन ए। था माने हो थायमीन विटामिन बी। सी माने हो एस्कॉर्बिक एसिड। डी माने हो बीन माने होते हैं कैल्सीफोराल। ठीक है। और फेफ का मतलब होता है फिनोक्यूनोन। ठीक है। इसलिए विटामिन ए के साथ चलेंगे, विटामिन सी के साथ चल, विटामिन ए के साथ कौन सा हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। अगर विटामिन ए से पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी से पूछा जाए तो बेबी हो जाता है। सी से अगर रोग पूछा जाए कौन सा होता है कमी से, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रासायनिक नाम सॉरी। विटामिन बी का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन। अगर विटामिन सी का पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी का पूछा जाए तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। इससे आपको चारों ऑप्शन आपको सटीक बैठ गए होंगे। तो इससे विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड के साथ हम चले जाएंगे। दोस्तों समझ में आ गया होगा। विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी आपको पता हो गया होगा। इसी के साथ एक और बात आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक है? तो याद करिएगा विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। क्या होता है? रक्त का थक्का। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। इसलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर देखते हैं प्लीज़ लाइक किया करिए। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हमको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे हम कुछ काम करने में और अच्छा मन लगेगा, जिससे अच्छा का कंटेंट देने का प्रयास मैं करूँगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? दोस्तों 6, 7, 8, 5। अगर देखा जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, वर्तमान की बात करूं तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण का अधिकार, समानता स्वतंत्रता शोषण, धार्मिक का अधिकार, धार्मिक संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक का अधिकार। ये 6 अधिकार जो हैं वो मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो 7 थे। कौन थे? 7। इसमें से कौन एक हट गया है? तो याद करिएगा इसमें से एक हटा है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार हट गया है? संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। किस समय हटा था? 1978 में हटा था। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इसलिए अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हो गए हैं 6। कितने हो गए? 6। और पहले कितने थे? 7 थे। इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान का पिता
किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपको पता होगा जो है संविधान का पिता किसे कहा जाता है या संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, और किसे संविधान की प्रस्तावना कहा गया है? जो है संविधान को की प्रस्तावना जो है संविधान को ही कहा गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए संविधान के स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो स्थायी सदस्य थे। कौन थे? स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो याद रखिएगा अस्थायी। सच्चे लोग अस्थायी बनाए जाते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन से प्रारूप समिति के अध्यक्ष? और संविधान का पिता कहा जाए, कानून का निर्माता कहा जाए, तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 10, तीसरा है 8, चौथा है 7। तो दोस्तों याद रखिएगा संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, इसका मैं जिक्र जो है पॉलिटी की क्लास लेकर आ रहा हूँ, उसमें करूँगा मैं। संविधान की अनुसूची आपको एक बार में याद हो जाएगा। पहली कौन सी अनुसूची है? संघ एवं राज्य का क्षेत्र है। दूसरी किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है। ऐसे मैं आपको 12 जो है अनुसूचियाँ जुबान पर नागिन डांस कराऊंगा। इसलिए अभी याद रखिएगा कि संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला है हृदय, दूसरा है लीवर, तीसरा है त्वचा, चौथा है पीयूष ग्रंथि। अगर पूछा जाए हमारे शरीर में हृदय में कितने कक्ष हैं? तो याद रखिएगा 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अगर पूछा जाए हृदय कितने 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लगाइएगा लीवर है। कौन सी? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर कहा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर अंग की बात करेगा त्वचा लगाइएगा। कौन सा लगाएंगे? सबसे बड़ा अगर अंग पूछा जाए तो मानव शरीर का वो है त्वचा। अब किस ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड? वो प्यूटरी ग्रंथि होती है, उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इसी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो इसलिए अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अंगूर की खेती करना कहलाता है। पहला है विटीकल्चर, दूसरा है सेरीकल्चर, तीसरा है ओलिविकल्चर, चौथा है वर्मीकल्चर। दोस्तों और चारों ऑप्शन का मैं इसमें जिक्र करता हूँ। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती। ठीक है, अगर सेरीकल्चर का मतलब पूछा जाए तो सेरी सेवा से याद रखिएगा रेशम, रेशम उत्पादन। ठीक है, या रेशम की खेती। ठीक है, अगर ओलेवी मतलब होता है सब्जी जो बेचने आता है, ओलेवी करता है, तो सब्जी का जो उत्पादन हो जाएगा ओलेवी कल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओलेवी कल्चर। ठीक है, अगर वर्मी कल्चर का बात पूछे तो केचुआ से संबंधित होता है वर्मी कल्चर। किससे? केचुए से संबंधित होता है वर्मी कल्चर। अगर पूछा जाए किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो वर्मी कल्चर को या केचुओं को ध्यान रखिएगा, ये किसान का मित्र होता है। तो विटी से विटी अंगूर को ध्यान याद रखिएगा, सेरी रेशम को याद रखिएगा, ओलेवी सब्जी को याद रखिएगा, वर्मी केचुआ को याद रखिएगा। इसलिए अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? वो विटीकल्चर कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध है
पहला है अंडा से है, दूसरा बागवानी से है, तीसरा गुलाबी क्रांति से है और चौथा है मत्स्य पालन से। तो याद करिएगा मछली कैसी होती है, मछली नीली आपको याद करना पड़ेगा एक ट्रिक के हिसाब से। इसलिए नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, वो मत्स्य पालन से हो जाएगा। ठीक है, गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित होता है। ठीक है, याद करिएगा। तो इसलिए नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मत्स्य पालन से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक मैं क्लास में क्रांतियों का भी मैं सेशन लेकर आऊँगा, एक बार जरूर देखिएगा। अगला है साओ जोआओ महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। साओ जोआओ, ठीक है, ये नाम ही आपको बहुत अजीब लगेगा। एक यहाँ से आपको यहाँ पर लिखा है आओ लिखा है आओ, कौन बुला रहा है। तो याद रखिएगा जो भारत के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो होते हैं गोवा बहुत घूमने जाते हैं। नए नवेले लोग जो होते हैं वो गोवा बहुत जाते हैं, कहते हैं गोवा ये बीच पे। इसलिए कहाँ आओ, गोवा आओ, कहाँ आओ, गोवा आओ। इसलिए साओ जो महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, गोवा राज्य में ये मनाया जाता है। अगर पूछा जाए सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा लगाइएगा। अगर पूछा जाए सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, लगाइएगा गोवा ही लगाइएगा। ठीक है, तो साओ जोआओ महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो लगाइएगा गोवा राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी राजरासो के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है चंद्रवरदाई, तीसरा है पाणिनि, चौथा है विशाख दत्त। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पृथ्वी राजरासो के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा पृथ्वी राजरासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है चंद्रवरदाई, तीसरा है पाणिनि और चौथा है विशाख दत्त। तो दोस्तों अष्टाध्यायी की अगर पूछी जाए किसकी रचना है, तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी जो होती है वो पाणिनि जी का नाम आता है, संस्कृत भाषा में से संबंधित है। तो अष्टाध्यायी किसकी है, ये है पाणिनि जी की है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों आपको सवाल कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सेशन को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में बांटिएगा। दोस्तों अगर यही श्रृंखला चलती रही तो एक दिन आप गर्दा उड़ा देंगे पेपर में। याद रखिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। कंटेंट्स एक से अच्छा मैथ भी जब पढ़ाऊँगा ना मैं, तो एक साथ आपको बनानी अच्छी, कितना भी कठिन मैथ क्यों ना लगती हो आपको बहुत इजी लगेगा। अभी मैं जीएस का पोर्शन ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं इनको बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आपकी जीएस तो पकड़ अच्छी बन जाए। हिंदी का भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ और पॉलिटी में डालने वाला हूँ कंटेंट। पॉलिटी आपको एक से अच्छे सवालों के साथ मैं आपके पास मिलूँगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर अगली क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।